जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बूस्टअप देने के लिए जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में लेकर आ रही है। इस श्रृंखला के क्रम में हमने पहले भारतीय इतिहास, भारत एवं विश्व के भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत की जनगणना का बिहार की जनगणना के साथ तुलनात्मक अध्ययन हमने पढ़ा। इस समय हम बिहार स्पेशल के क्रम में इतिहास खंड का अध्ययन कर रहे हैं, हिस्ट्री सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम विस्तार से, चूंकि बीपीएससी के प्रश्नों में बिहार स्पेशल के लगभग 30 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इस क्रम में हम इतिहास सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज इतिहास सीरीज का ये 6वां लेक्चर है। इसके बाद हम करंट्स देखेंगे, करंट अफेयर देखेंगे और बिहार बजट देखेंगे। फिर उसके बाद बिहार स्पेशल की क्लास चलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं, प्रति दिन बिहार से संबंधित एक एक फैक्ट्स हम देखते चलते हैं, जिससे कि बहुत बोझिल ना हो। तो यदि हम बात करें बिहार और झारखंड की सीमा को साझा करने वाले जो बिहार के जिले हैं, वो कौन कौन से हैं, तो हम यदि पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो सबसे पहले सासाराम, रोहतास ये है, फिर औरंगाबाद है, फिर गया है, फिर नेवादा है, फिर जमुई है, फिर बांका, भागलपुर और कटिहार है। आगे चलते हैं, हम अपने इतिहास श्रृंखला की ओर चलते हैं। हम कल राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर चुके थे। हमने देखा था कि बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी। आज हम 1916 में प्रारंभ हुए होम रूल लीग से शुरुआत करते हैं। इसके पहले की घटनाएं हम देख चुके हैं। ठीक है, कल आधुनिक इतिहास से संबंधित अंतिम बिहार स्पेशल की अंतिम कक्षा होगी। होम रूल लीग की यदि हम बात करें, यदि हम यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं, हम बिहार स्पेशल का अध्ययन कर रहे हैं, तो बिहार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी घटना का अध्ययन करेंगे। किसी भी घटना का थोड़ा हम व्यू देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम बिहार में इसकी क्या उपलब्धि रही बिहार में, या किस तरीके से इसका प्रसार रहा, या बिहार में इसका क्या प्रभाव रहा, हम वो देखेंगे। देखिए, होम रूल लीग का आरंभ दो नेताओं ने किया था। एनी बेसेंट ने किया था, मद्रास से शुरू किया था, और तिलक ने पूना से शुरू किया था। इसका आरंभ 1916 में किया गया था। सबसे पहले एनी बेसेंट ने शुरू किया था, फिर तिलक जी ने शुरू किया था। यदि हम दिसंबर 1916 में आते हैं, होम रूल लीग के संदर्भ में, दिसंबर 1916 में होम रूल की एक शाखा बिहार में स्थापित होती है। होम रूल लीग की एक शाखा बिहार में स्थापित होती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो मजहरूल हक थे। इसके बिहार शाखा के अध्यक्ष कौन थे? मजहरूल हक जी थे। और सचिव कौन कौन थे? सचिव दो लोग थे, चंद्रवंशी सहाय जी और वैद्यनाथ नारायण सिंह जी इसके सचिव थे। बिहार के संदर्भ में होम रूल लीग आंदोलन के बारे में इतना ही महत्वपूर्ण है। नेताओं का नाम दे सकता है कि मजहरूल हक किस दल से संबंधित थे या किस आंदोलन से संबंधित थे, तो उसमें एक ऑप्शन मजहरूल हक आगे भी संबंधित होंगे। ये असहयोग आंदोलन में वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ये होम रूल लीग से भी संबंधित थे। अब हम चंपारण सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। कल हमने जब नील विद्रोह देखा था, जो बंगाल में शुरू हुआ था, बंगाल के नील विद्रोह से ही प्रभावित होकर दरभंगा वगैरह में भी शुरू हुआ था, तो वह नील विद्रोह शिथिल पड़ गया था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। उसी शिथिलता में जो कह सकते हैं कि जो अग्नि मंद मंद जल रही थी, वह चंपारण में 1917 में विस्फोटित हो जाती है। 1917 में वह अपना विकराल रूप ले लेती है। घटना यह हुआ था, चूंकि हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते समय इन पे विस्तार से हमने अध्ययन किया हुआ है। ये भारतीय इतिहास में भी ये प्रश्न काफी पूछे गए हैं। सामान्य मोटी मोटी घटना हम एक दो पंक्तियों में ये जान लेते हैं कि जो वहाँ के नील जमींदार थे, अंग्रेज मालिक थे, जो नील बागानों के मालिक थे या जमींदार थे, वो किसानों से एक पट्टा करा लेते थे कि आपको अपने जमीन के 20 बिस्वा जो जमीन था, उसके 3 कट्टे पर आपको नील की खेती कर दी है। इसके लिए वो क्या देते थे? इनको अग्रिम पेशगी दे देते थे। अग्रिम पेशगी मतलब धन दे देते थे। लेकिन जब जर्मनी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी के कृत्रिम नील थे, वो जब बाजार में आए और बाजार में वो इन भारतीय नीलों पर हावी हो गए, मतलब इनके अपेक्षा जर्मनी के नीलों को अच्छी रिस्पॉन्स मिली, तो इन अंग्रेज मालिकों ने इनसे नील लेना बंद कर दिया। चूंकि ये नील
तो अग्रिम पेशगी ले लिए थे और अपने बाकी के खेती के लिए जो उन्हें लगान चुकाना था, इसके लिए वो साहूकारों से धन ले चुके थे। तो ये जब इनसे नील नहीं लेने लगे तो इनको चूंकि खेती भी करना था, इनको पैसे की जरूरत थी, तो इन्होंने क्या किया, इनसे कहा कि ऐसा है कि हम अपनी पेशगी तोड़ना चाहते हैं, ये जो अनुबंध है ये तोड़ना चाहते हैं। तो नील के जो बागान मालिक थे, जो नील जमींदार थे या नील बागान मालिक थे जो अंग्रेज थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको अनुबंध तोड़ने के लिए भी हमें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ये घटनाक्रम था। उसी के बाद हम ये शुरू करते हैं, कहानी ये थी, शुरू करते हैं। 1916 का कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 में। ठीक है, तो यह कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चंपारण के नील विद्रोह की दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस लखनऊ अधिवेशन में ब्रज किशोर प्रसाद जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जो ये नील से संबंधित समस्याएं हैं उनके निदान के लिए एक समिति की गठन की जाए, समिति का एक गठन किया जाए। ठीक है, और जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि राजकुमार शुक्ल जी, जो कि मुरली भरहवा गांव के निवासी थे, मुरली भरहवा ग्राम के निवासी थे। प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि ये नील आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह के बारे में कई बार बीपीएससी में या भारत के अन्य हिस्सों में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा जाता है, लेकिन बिहार के संदर्भ में इनका ग्राम पूछ सकता है। तो ग्राम का नाम है मुरली भरहवा। इस ग्राम के निवासी थे राजकुमार शुक्ल जी, और ये लखनऊ, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं और नील किसानों की शोषण की ओर गांधी जी सहित देश का ध्यान आकृष्ट करने की बात करते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं राजकुमार शुक्ल जी के निवेदन पर गांधी चंपारण आते हैं। गांधी जब चंपारण चलते हैं, चंपारण जब आते हैं, तो इन्होंने कलकत्ता से अपनी यात्रा शुरू करी थी, कलकत्ता से अपनी यात्रा शुरू करी थी और 10 अप्रैल 1917 को गांधी पटना पहुंचते हैं, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, फिर दरभंगा पहुंचते हैं और उसके बाद मोतिहारी या चंपारण 15 अप्रैल 1917 को पहुंचते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है बिहार स्पेशल, चूंकि बिहार लोक सेवा आयोग इसके लिए काफी कुख्यात है कि वह कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जो सामान्यतः पुस्तकों में मिलती ही नहीं, उसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के उत्तर जो कुंजी, ऑफिशियल उत्तर कुंजी पर निर्भर करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछ सकता है गांधी जी चंपारण आते समय किन किन स्थलों पर रुके या किन किन जगहों पर रुके। तो कलकत्ता से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, पटना में वे 10 अप्रैल को पहुंचे, फिर मुजफ्फरपुर आए, फिर दरभंगा आए और 15 अप्रैल 1917 को वो चंपारण या मोतिहारी पहुंचते हैं। प्रश्न यह पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह जब बिहार में हुआ तो उस समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था। तो उस समय बिहार का उपराज्यपाल एडवर्ड गेट था। इसी एडवर्ड गेट से गांधी जी ने बात करके एक नील समस्याओं के निदान के लिए एक समिति की गठन का जो प्रस्ताव दिया था, इसी से बात किया था। तो इसी एडवर्ड गेट के निर्देश पर चंपारण समिति का गठन हुआ, एक नील समिति का गठन हुआ जिसे चंपारण समिति कहते हैं। हम चूंकि चंपारण नील किसानों से संबंधित था, इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में हम बिहार के कुछ किसान आंदोलन भी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिए, नील किसान जो नील आंदोलन था 1917 में हुआ था, उससे प्रेरित होकर जून 1919 में एक व्यक्ति थे छपरा के स्वामी विद्यानंद, या इनका एक और नाम था विभू सरल प्रसाद। ये दरभंगा राजा के विरुद्ध, दरभंगा राज जो था या दरभंगा के जो राजा थे उनके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया। इस आंदोलन का कारण क्या था? लगान वसूली करते समय जो उनके दरभंगा के राजा के जो अधीनस्थ कर्मचारी थे जो अत्याचार करते थे उसके विरुद्ध में, और दूसरा जो कारण था कि जो जंगल थे वहां से जो लकड़ी और फल प्राप्त करने का जो कह सकते हैं जनजातियों का जो प्राकृतिक अधिकार था उस पर भी रोक लगा दी गई थी। तो इसके कारण विद्यानंद या विभूषण प्रसाद जी ने, ठीक है, इन्होंने दरभंगा के राजा के विरुद्ध आंदोलन किया। अब देखिए, होता यह है कि दरभंगा का राजा इस आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए या इस आंदोलन को शिथिल करने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए 1922 में एक प्रांतीय सभा के गठन कराते हैं, एक प्रांतीय सभा का गठन कराते हैं 1922 में। किसने प्रश्न पूछ सकता है कि प्रांतीय सभा का गठन किसके द्वारा कराया गया था? तो राजा दरभंगा के द्वारा प्रांतीय सभा का गठन कराया गया था वर्ष 1922 में। इसी प्रांतीय सभा ने स्वामी विद्यानंद जी जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनके इन दोनों के मध्य जो वार्तालाप हुए, इन दोनों के बीच जो समझौते हुए, इसी के द्वारा
राजा दरभंगा ने कुछ मांगे स्वीकार कर ली और अंततः यह आंदोलन क्या हुआ, अंततः यह आंदोलन भी शिथिल पड़ गया। ठीक है, शिथिल पड़ गया। अब हम आगे कुछ देख लेते हैं। और देखिए, चूंकि किसान आंदोलन हुए, बिहार में स्वामी सहजानंद जी का बिहार किसान सभा या बिहार प्रांतिक किसान सभा, जो कि आगे चल के अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष बनते हैं, काफी योगदान रहा। और इनसे संबंधित प्रश्न कई बार, लगभग हर बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र में हर बार इनसे स्वामी सहजानंद जी से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे प्रश्न पूछे गए हैं। इस दृष्टिकोण से बिहार में किसान सभा की उपस्थिति की भी बात महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बार यदि हम देखें तो मुंगेर में वर्ष 1922-23 में, मुंगेर में वर्ष 1922-23 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण जी ने किसान सभा की अनौपचारिक रूप से स्थापना करी। एक संगठन बना दिया, उसका नाम रख दिया किसान सभा। किसने बनाया था? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी ने। कब बनाया था? 1922-1923 में। कहां बनाया था? मुंगेर में। ठीक है, लेकिन इस किसान सभा, चूंकि ये एक अनौपचारिक संगठन था, ठीक है, एक सामान्य संगठन था, इसी को औपचारिक रूप में स्वामी सहजानंद जी ने इसकी स्थापना करी। इसी किसान सभा को औपचारिक रूप से स्वामी सहजानंद जी ने स्थापित किया और यह 1928 4 मार्च 1928 पटना के निकट बिहटा में इसकी स्थापना, औपचारिक स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो 1929 में सोनपुर मेला के समय, जब सोनपुर मेला हो रहा था, उसी समय 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। ये देखिए, यही मॉडिफाई होता जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो किसान सभा 1.0, किसान सभा 2.0, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? यदि इसके हम अध्यक्ष की बात करें तो स्वामी सहजानंद जी थे। और इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह जी थे। प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहली बार बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने करी? यदि ये विकल्प में न हो तो अनौपचारिक रूप से तो यहीं पे हुई थी। मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह यदि विकल्प में हो तो ये सही होंगे, लेकिन यदि ये न हो तो स्वामी सहजानंद सही होंगे, क्योंकि औपचारिक रूप से इन्हीं ने स्थापना करी थी। उसके बाद यदि प्रश्न पूछे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने करी थी, तो स्वामी सहजानंद जी ने करी थी। देखिए, किसान सभा की स्थापना किसने करी थी? स्वामी सहजानंद जी ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने करी थी? स्वामी सहजानंद जी ने। अब देखिए, 1935 में ये जो बिहार की प्रांतीय किसान सभा है, इसकी एक उपलब्धि ये है कि 1935 में इस बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। अब देखिए, 1935 में हम ये देख लिया, हमने ये घटना देख लिया, ये स्वामी सहजानंद जी बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। और अब 1936 का वर्ष आता है। 1936 के वर्ष में एक लखनऊ में एक तमाम पूरे देश के किसान सभाओं की, जो प्रांतीय किसान सभा थे, जो किसान सभा थे पूरे देश के, उनकी एक सामान्य एक बैठक होती है और उसमें लगभग सभी किसान सभाओं को मिला करके एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा गठन किया गया। और इसके भी अध्यक्ष कौन रहे? स्वामी सहजानंद जी रहे। इसके भी अध्यक्ष स्वामी सहजानंद जी रहे। कई बार प्रश्न पूछा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद जी थे। और इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव NG रंगा जी थे। देखिए, किसान सभा की स्थापना अनौपचारिक रूप से जुबैर अहमद जी ने, मोहम्मद जुबैर जी ने करी थी। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह जी ने करी थी। अनौपचारिक रूप से जितने भी, ये अनौपचारिक रूप से हुआ था। औपचारिक रूप से किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा, इन सबसे कौन संबंधित है? सहजानंद जी संबंधित है। बहुत ही आराम से हर एक तथ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बहुत ही आराम से आपको स्मरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आगे, चूंकि किसान से संबंधित तथ्य हमने देखा, तो अभी यहीं पे हम मजदूर आंदोलन भी देख लेते हैं। ठीक है, किसान से भी संबंधित चीज हमने देखा, अभी मजदूर आंदोलन देख लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे से चूंकि संबंधित है, इसलिए आसानी से समझ लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बार दिसंबर 1919 में
यदि हम बिहार में मजदूर आंदोलन की बात करें तो सबसे पहली बार दिसंबर 1919 में जमशेदपुर और जमालपुर में मजदूरों की क्या होती है, हड़ताल होती है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार में सबसे पहला मजदूर हड़ताल कब हुआ, तो दिसंबर 1919 में हुआ। कहां हुआ, जमशेदपुर और जमालपुर में हुआ। उसके बाद जब हम दिसंबर 1919 के बाद जब हम वर्ष 1920 में प्रवेश करते हैं तो एसएन हलदर और व्योमकेश चक्रवर्ती, एसएन हलदर और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में कौन से एसोसिएशन का स्थापना हुआ, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, एसएन हलदर और व्योमकेश चक्रवर्ती ने करी थी। कब करी थी, 1920 में करी थी। फिर 1929 का वर्ष आता है। 1929 में माणिक होमी जी ने, किसने, माणिक होमी जी ने कब, 1929 में किस संस्था की स्थापना करी थी या किस संगठन की स्थापना करी थी, तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, सॉरी जमशेदपुर लेबर फेडरेशन की स्थापना करी थी। किसने, माणिक होमी जी ने। किसकी, जमशेदपुर लेबर फेडरेशन। कब, 1929 में। फिर इसी वर्ष 1929 में झारिया में, कहां, झारिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू को भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। कहां पे, झारिया में, चूंकि झारिया उस समय तत्कालीन बिहार का हिस्सा था। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को कहां पर मतलब चुना गया था, या उनको अध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव कहां पे हुआ था, झारिया में हुआ था। और कब हुआ था, 1929 में हुआ था। अब आगे देख लेते हैं हम खिलाफत आंदोलन। हमने उधर होम रूल लीग देखा था, ठीक है, होम रूल लीग देखा था। अब हम खिलाफत आंदोलन देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन का आरंभ देखेंगे और किस तरीके से यह खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन में बदला, ठीक है, हम उसका अध्ययन करेंगे। बिहार के संदर्भ में भी हम देखेंगे। देखिए, हुआ यह था कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय अंग्रेजों ने भारत में भारतीयों का समर्थन मांगा। अंग्रेज अपने देश के ओर से या मित्र राष्ट्रों के संदर्भ में, मित्र राष्ट्रों के पक्ष से, अपने देश के पक्ष से भारतीयों का समर्थन मांगा। तो जो मुस्लिम्स थे, इंडियन मुस्लिम्स थे, उन्होंने इस शर्त पर समर्थन देने को राजी हुए कि आप युद्ध जीतने के बाद जो तुर्की है उसके सुल्तान की अवहेलना नहीं करेंगे और उनके धर्म प्रतीक को या धर्म के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, विजित होते हैं, लेकिन जब वो विजित होते हैं मित्र राष्ट्र, तो वो तुर्की के सुल्तान से उसकी जो सल्तनत थी, उसके सल्तनत के सारे अधिकार क्या करते हैं, छीन लेते हैं। जब वो छीन लेते हैं तो इंडियन मुस्लिम्स क्या हो जाते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज हम ये देख लेते हैं। इसी समय ये जब मुस्लिम्स नाराज होते हैं तो तुर्की के जो खलीफा थे, तुर्की का जो सुल्तान था, उसको पूरे विश्व के मुसलमान अपना धार्मिक नेता अर्थात खलीफा स्वीकार करते थे। अब खलीफा का असम्मान होगा तो मुस्लिम निश्चित तौर पे, मुस्लिम धर्मावलंबी निश्चित तौर पर रुष्ट होंगे, नाराज होंगे। तो इनके अंदर प्रतिक्रियाएं, ब्रिटिश विरोधी प्रतिक्रियाएं पनप गई। ठीक है, चल रही थी। इसी समय क्या हो रहा था, दूसरी तरफ यह हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन प्रदान करने का वादा किया था कि आप प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करिए हमारा, हम आपको स्वशासन देंगे, लेकिन वह भी वादा पूरा नहीं किया। तो इसके कारण राष्ट्रवादी रुष्ट थे, राष्ट्रवादी इसके कारण नाराज थे। मतलब एक तरफ उन्होंने तुर्की के सुल्तान की अवहेलना करी जिसके कारण भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, दूसरी तरफ उन्होंने जो भारत के राष्ट्रीय नेता थे उनको स्वशासन प्रदान करने का वादा किया था, वो भी नहीं किया, इसलिए राष्ट्रवादी नाराज हो गए। तो गांधी जी बहुत ही चालाक नेता थे, राजनीतिज्ञ थे। उनको लोग महात्मा गांधी कहते हैं, लेकिन वो महान एक राजनीतिज्ञ थे, महात्मा नहीं, वो महान राजनीतिज्ञ थे। महात्मा गांधी ने इन दोनों असंतुष्ट पक्षों को एक मंच पे ला दिया। किसके द्वारा, असहयोग आंदोलन के द्वारा, असहयोग आंदोलन के द्वारा इन दोनों को एक मंच पे ला दिया। ठीक है, एक मंच पे ला दिया। इसके पहले जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें कुछ
ये हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष कुछ साथ साथ आए थे। हालांकि मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, इसके कारण जो राष्ट्रवादी नेता थे काफी मतलब रुष्ट थे या काफी कुपित थे, ठीक है। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम एकता का एक मौका जानकर गांधी जी ने इन दोनों को साथ मिलाकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। इनके पक्ष से भी इसमें सहमति थी, इनके पक्ष से भी सहमति थी, और इस असहयोग आंदोलन में व्यापक तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन हुआ। और गांधी जी यही चाहते थे कि अब इस अंग्रेजी सत्ता के विरोध में हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर विरोध करें, जिससे कि उन्हें जल्दी ही शीघ्र ही आज़ादी मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, ये जो हम खिलाफत मूवमेंट के बारे में यदि हम देखें, तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में अभी हम केवल देख रहे हैं, तो मजहरूल हक और अली बंधु इसके प्रमुख नेता थे। मजहरूल हक और अली बंधु इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। बिहार के संदर्भ में ये हम खिलाफत आंदोलन के तथ्य देख रहे हैं। मजहरूल हक और अली बंधु प्रमुख नेता थे। 19 मार्च 1920 को बिहार में खिलाफत आंदोलन या खिलाफत जो तुर्की के सुल्तान की जो अवहेलना करी गई थी, उसके संदर्भ में एक बिहार में व्यापक हड़ताल हुआ। कब हुआ? 19 मार्च 1920 को बिहार में एक व्यापक हड़ताल होता है। और अप्रैल 1920 में जब शौकत अली पटना आते हैं, अप्रैल 1920 में जब शौकत अली पटना आते हैं, तो उनके पटना आने के कारण शीघ्र ही ये खिलाफत मूवमेंट था, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में हो गया। संपूर्ण बिहार में काफी ओजस्वी नेता थे, ठीक है। उनके पटना आने से काफी उत्साहवर्धन हुआ, उत्साह का प्रसार हुआ, और ये खिलाफत मूवमेंट पूरे बिहार में विस्तृत हो गया, विस्तारित हो गया। अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में असहयोग आंदोलन को देखेंगे। बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला टॉपिक है। यदि हम इसको एक दूसरे से मिलाकर देखें और फिर एक दूसरे को अलग अलग करके देखें, अलग अलग क्या, एक दूसरे को अंतर संबंधित करके ही देखने पर ये अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए, साथ लाने का महात्मा गांधी जी ने उनको साथ लाने का निर्णय तो कर लिया था, ठीक है। अब लेकिन कांग्रेस से उसकी सहमति भी लेनी होगी, कांग्रेस से सहमति भी लेनी होगी, ठीक है। तो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन होता है। एक विशेष अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। और वहां पर असहयोग का प्रस्ताव क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। इसी कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में यह असहयोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और यह प्रस्ताव इसी वर्ष मतलब 1920 के दिसंबर महीने में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर वार्षिक अधिवेशन हुआ, वहां पे इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी जाती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जो कहानी इसके बैकग्राउंड में, इस फैक्ट का अर्थ यह हुआ कि जो मुस्लिमों को उन्होंने साथ लाया था, गांधी जो जिस मंच पर मुस्लिमों और कांग्रेस को लाना चाहते थे, तो मुस्लिम पक्ष तो आ गई थी, भारतीय खिलाफत कमेटी का उनको अध्यक्ष बना दिया था, ठीक है। अब कांग्रेस को आना था, तो कांग्रेस के जब इस कलकत्ता विशेष अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि नहीं, हम भी असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेंगे, और नागपुर अधिवेशन में उसकी पुष्टि कर दी गई, तो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस और कह सकते हैं जो मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम लीडर्स जो थे, ये मुस्लिम लीग नहीं है, ये मुस्लिम लीडर्स है। एमएल का मतलब मुस्लिम लीडर्स, ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन के नाम पर ये साथ आ गए, असहयोग आंदोलन के नाम पर ये साथ आ गए। तो हिंदू मुस्लिम साथ आ गए, हिंदू और मुस्लिम साथ आ गए। तो जब ये साथ आ गए, इसके पहले 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन आयोग देकर बांटो और राज करो की नीति का ये पालन कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम साथ आ गए, तो निश्चित तौर पर ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश साम्राज्य को, इंडियन ब्रिटिश साम्राज्य को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये 1920 में ये असहयोग आंदोलन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुआ। दिसंबर 1920 में सहमति मिली, ठीक है। लेकिन इसके पहले ही बिहार में स्थानीय स्तर पर राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार से असहयोग करना प्रारंभ कर दिया था। असहयोग इन द सेंस, सरकार को हम जो है कि सरकारी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, सरकार के चुनाव में हम प्रतिभाग नहीं करेंगे, हम नौकरियों का त्याग करेंगे, हम कोर्ट का त्याग करेंगे, ये सब चीज था, ठीक है। असहयोग का मतलब ये सब चीज था। तो बिहार के जो राष्ट्रवादी नेता थे, कांग्रेस की स्वीकृति के पहले ही बिहार में इन्होंने अपने स्तर पे असहयोग करना प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए, उसमें कुछ चीजें हुई, जैसे विधायिका के चुनाव से उम्मीदवारी अपनी वापस ले ली। इन्होंने
मजरूल हक जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, ब्रज किशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी जैसे जो बड़े नेता थे, ठीक है, हिंदू और मुस्लिमों दोनों ने इसमें सहभागिता दिखाई अपनी, और विधायिका चुनाव से उम्मीदवारी अपनी वापस ले ली। इसके बाद कुछ नेताओं ने अपना वकालत का त्याग किया, मतलब अपनी वकालत छोड़ दी, ठीक है। तो बिहार के संदर्भ में राजेंद्र प्रसाद जी वो बड़े नेता है, चूंकि हम ये बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं, इसमें मोतीलाल नेहरू जी ने छोड़ी थी अपनी, ठीक है, अपनी वकालत, लेकिन वो बिहार से संबंधित तो है नहीं। तो राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंधित नेता है, इसलिए केवल राजेंद्र प्रसाद का हमने नाम लिखा है और बाकियों को अन्य नेताओं के रूप में हमने शामिल कर लिया है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने वकालत का अपने त्याग कर दिया। महेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिंह जी और ब्रज नंदन प्रसाद जी, इन्होंने न्यायालयों का बहिष्कार किया। इन्होंने क्या किया? न्यायालयों का बहिष्कार किया। उसी समय इसी क्रम में पटना गया रोड पर एक महाविद्यालय की स्थापना करी गई। पटना गया रोड पर एक महाविद्यालय की स्थापना करी गई और उसी महाविद्यालय के प्रांगण में 6 फरवरी 1921, तिथि याद रखिएगा, 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। किस तिथि को? 6 फरवरी 1921 को इसी महाविद्यालय, पटना गया रोड पर स्थित एक राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में गांधी जी द्वारा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। इस बिहार विद्यापीठ के जो कुलाधिपति थे, इस बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति मजहरूल हक जी थे, कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद जी थे और प्राचार्य जो थे वह राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसी असहयोग आंदोलन के क्रम में एक स्थान है फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा एक संस्था का निर्माण किया जाता है। उस संस्था का नाम क्या था? इमारते सरिया, फुलवारी शरीफ में, ठीक है। 30 सितंबर 1921 को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक न्यूज़पेपर शुरू किया, एक न्यूज़पेपर निकाला। कहां से? सदाकत आश्रम से। किसने? मजहरूल हक जी ने। कब? 30 सितंबर 1921 को। और 22 दिसंबर 1921 को जब ब्रिटेन का राजकुमार पटना आता है तो वहां पे पटना में उस दिन पूरे दिन हड़ताल किया गया, ठीक है। पटना में पूरे दिन हड़ताल किया गया। अब हम आगे देखते हैं। इसी असहयोग आंदोलन जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था, तो इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के समीप चौरी चौरा नामक स्थान पर भगवान अहिर के नेतृत्व में एक दुर्घटना हो जाती है, एक हिंसात्मक घटना हो जाती है। पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है 5 फरवरी 1922 को। इसके कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। क्योंकि वापस क्यों लेते हैं? जबकि इसके पहले जब यह असहयोग आंदोलन जब शुरू करने की पृष्ठभूमि चल रही थी, तो उस समय गांधी जी ने कहा था कि हम 1 वर्ष में स्वतंत्र हो जाएंगे या हम 1 वर्ष में आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन चूंकि ये सत्य और अहिंसा इनका मुख्य सिद्धांत था, इस आधार पे यहाँ पे चूंकि हत्या हो जाती है, यहाँ पे नरसंहार हो जाता है, इसलिए गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जब ये आंदोलन को वापस लेते हैं तो 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और संपूर्ण देश में आंदोलन क्या हो जाता है? गांधी के गिरफ्तार होते ही संपूर्ण देश में जो असहयोग आंदोलन था यह शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे मंद होने लगता है। चूंकि संपूर्ण देश में हो रहा है तो निश्चित तौर पर बिहार में भी आंदोलन समाप्त हो जाएगा। बिहार में भी आंदोलन समाप्त हो गया। हम आगे देखते हैं, स्वराज दल की बात कर लेते हैं। जो स्वराज दल के निर्माण, अब हम पहले देख लेते हैं स्वराज दल निर्मित कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या चल रही थी और बिहार इस पृष्ठभूमि से कैसे संबंधित है। देखिए 1923 में स्वराज दल, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का निर्माण हुआ, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन इसके पहले 1922 में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन कहां पे होता है? गया में होता है। कहने का मतलब यह है कि वर्ष 1922 में 38वां कांग्रेस अधिवेशन कहां होता है? गया में होता है। और उस अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास जी। इसी अधिवेशन में एक
मुद्दे पर बहस हुआ, चूंकि ये असहयोग आंदोलन के दौरान ये मुद्दा अपनाया गया था कि विधान परिषदों का बहिष्कार करना है, हमें प्रवेश नहीं करना है, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन तो समाप्त हो गया, असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया था 22 में ही। लेकिन जब ये दिसंबर 22 में गया में ये 38वां अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो उस समय यह प्रस्ताव रखा गया, 2 गुट बन गए थे, तो उस समय ये प्रस्ताव, एक गुट ने प्रस्ताव रखा कि विधान परिषदों में प्रवेश किया जाए, अब चूंकि असहयोग आंदोलन वापस लिया जा चुका है। लेकिन एक गुट था जिसने बहिष्कार करना जारी रखा, उसने कहा कि नहीं, हम विधान परिषदों का बहिष्कार करेंगे, उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। और इसमें जो सहमति बनी, इस अधिवेशन में जो आम सहमति बनी नेताओं की, वह सहमति थी कि हमें विधान परिषदों का बहिष्कार करना है। लेकिन जैसे कुछ नेता, प्रमुख नेता थे, चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू जी, सत्यमूर्ति जी, श्री कृष्ण सिंह जी, ये लोग जो थे ये विधान परिषदों में प्रवेश के पक्ष में थे, ये विधान परिषदों में प्रवेश के पक्ष में थे कि हमें विधान परिषदों में प्रवेश करना है और प्रवेश करके वहां पे सरकारी काम में बाधा डालना है। तो इसी उद्देश्य से 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का इन्होंने गठन किया। अब देखिए, बिहार में फरवरी 1923 में, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का गठन होता है, और स्वराज दल के बिहार शाखा का गठन श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में 1923 फरवरी 1923 में होता है। फरवरी 1923 में बिहार शाखा का गठन होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न यह पूछ सकता है कि बिहार में स्वराज दल का विशेष प्रभाव था, आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। लेकिन इसका सही जो फैक्ट ये है या सही उत्तर ये है कि बिहार में स्वराज दल का कोई विशेष प्रभाव नहीं था, और ये धीरे धीरे, चूंकि विशेष प्रभाव नहीं था, इसलिए धीरे धीरे बिहार में लगभग समाप्त सा ही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी बीच, जब ये हम कालानुक्रम में एक चल रहे हैं, क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं, तो इसी समय हम पटना युवा संघ के बारे में देख लेते हैं। पटना युवा संघ की स्थापना 1927 में पटना में हुई थी। पटना युवा संघ की स्थापना 1927 में पटना में हुई थी, और इस पटना युवा संघ ने जो बिहार के युवा थे, बिहार के जो युवा थे, नवयुवक थे, उनको राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अब 1927 में हम देख चुके हैं पटना युवा संघ, अब हम साइमन कमीशन बहिष्कार देख लेते हैं। बिहार के संदर्भ में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया बिहार में, जो इसकी अगुवाई करी, ये अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा जी बिहार में साइमन कमीशन का इन्होंने बहिष्कार किया। 2 तिथियां महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है एग्जाम में। 12 दिसंबर 1928 को पटना में और 24 दिसंबर 1928 को रांची में इस साइमन आयोग को काले झंडे दिखाए गए, ठीक है। प्रमुख नेता कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा ने बिहार में इसकी अगुवाई करी थी। 12 दिसंबर, 24 दिसंबर, पटना और रांची। आगे चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, अनौपचारिक स्थापना की बात करें, तो 1931 में ही गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रमानंद मिश्रा जी ने अनौपचारिक रूप से इसे स्थापित किया था, अनौपचारिक रूप से स्थापित किया था, ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन इसकी औपचारिक स्थापना इसके चौथे वर्ष 1934 में पटना में एक अंजुमन इस्लामिया हॉल था। उस पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना करी गई, और इस समय बिहार सोशलिस्ट पार्टी जब ये औपचारिक रूप से स्थापित हुआ, तो इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी और इसका सचिव जयप्रकाश नारायण जी को बनाया गया। आचार्य नरेंद्र देव जी और जयप्रकाश नारायण, ये जो पटना सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे, ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने काफी सक्रिय गतिविधियां निभाई थी। काफी सक्रिय रूप से ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये सक्रिय रहे थे, ठीक है। इतिहास खंड का जब हम अध्ययन कर रहे थे पिछले वर्ष के प्रश्नों का, तब हम उसमें ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी और जो भी संबंधित दल थे, इसके संदर्भ में हमने विस्तार से देखा। आज इस श्रृंखला
का समापन यहीं पे होता है। हम कल भारतीय इतिहास से संबंधित जो बिहार स्पेशल के जो भाग हैं वो समाप्त करेंगे, और उसके बाद हम करंट अफेयर्स की ओर और बिहार बजट की ओर आएंगे। फिर उसके बाद हम वापस बिहार स्पेशल की ओर आएंगे। इसके पहले हम भारतीय इतिहास खंड, राज्य व्यवस्था, भारत और विश्व के भूगोल का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, तो आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है आप ये सूचित करें। आप न केवल यूट्यूब पे हमें फॉलो कर सकते हैं, बल्कि आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो करें। उसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आपकी पढ़ाई बेहतरीन चलती रही, इसके लिए आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।